पार्ट 6 ऑफ माई ऑब्सेशन। द हेवन नाइट क्लब। जैसल बार काउंटर पर बैठा एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रहा था। एक हाथ में सिगरेट थी, दूसरे हाथ में गिलास। उसकी आंखों में नशा उतर रहा था, लेकिन ये नशा शराब का था या आहना के एहसासों का, ये अभी पता नहीं चल पा रहा था। एक परफॉर्मर जो देखने में काफी हॉट थी और शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, स्टेज पे बहुत ही सेडिक्टिव तरह से डांस कर रही थी। उस नशीले माहौल में एक बहुत ही नशीला गाना बज रहा था। यह रात रुक जाए, बात थम जाए, तेरी बाहों में ख्वाहिशें जागी, प्यासे प्यासे लबों पे खुद को जला दूं तेरी बाहों। वह लड़की डांस करते हुए जैसल के करीब आती है और उसके गाल पे अपनी उंगली चलाती उसके गले को सहलाने लगती है। जैसल उसका हाथ झटकता है तो लड़की जैसल की शर्ट के खुले हुए बटनों के बीच अपना हाथ लेकर जाती है और अंदर डालकर उसके सीने को सहलाने लग जाती है। आगोश में आजा मेरे समाजा, जाने क्या होना है कल। आजा करीब से जो पल मिले नसीब से, आजा करीब से जो पल मिले नसीब से जी ले। जैसल एक बार फिर उस लड़की का हाथ पकड़ उसे खुद से दूर करता है। वह लड़की फिर भी जैसल से दूर नहीं होती और उसके हाथों को पकड़ उसे उसकी चेयर से उठाती है। जैसल का हाथ थामे हुए वह सीधा स्टेज की ओर बढ़ती है। यह जहाँ सारा भूलकर जिस्मों के साए तले धीमी धीमी सांसें चले। रात भर वो लड़की जैसल के सख्त हाथ अपनी कमर पर रखवाते हुए उसके कंधों पर अपनी बाहें डाल उसके साथ डांस करने लगती है। जैसल के कदम बिना समय थिरकने लगे थे। पल दो पले हम सफर थे, अभी दोनों यहाँ होंगे सुबह, जाने हम कहाँ खबर। आ जा जरा खुद को मुझ में मिला, जाने क्या होना है कल। आ जा तेरे करीब से। जैसल उस लड़की के हाथ की उंगली को थाम उसे राउंड राउंड घुमा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे उस लड़की के चेहरे में आहना की चेहरे झलक दिखाई देने लगी। उसकी मासूम आंखें, उसका सहमा हुआ चेहरा, उसका कांपते हुए होठ। अपने सामने आहना को देखते ही जैसल की पकड़ ढीली पड़ गई और वह लड़की अचानक से जमीन पे गिर गई। वो लड़की गुस्से से कहती है, अगर एक लड़की नहीं संभाली जाती तो लानत है तुम्हारी मर्दानगी पर। यह शब्द सुनते ही जैसल के चेहरे की नीली नसें उभरने लगी। वह दांत पीसते हुए झुकता है और उस लड़की के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसे ऊपर उठाता है। आसपास लोग तो थे, लेकिन सब खामोश थे, क्योंकि जैसल की रौबदार पर्सनालिटी के आगे कोई कुछ कहने की हिम्मत कर भी नहीं सकता था। जैसल उस लड़के के चेहरे को अपने करीब करते हुए कहता है, एक मर्द को अपनी बाहों में काबू करके रखने की औकात तो तुम में है नहीं और मेरी मर्दानगी को दोष दे रही हो। तुम बाहों में थी और मेरे ख्यालों में कोई और आ रही थी। इट मीन्स कि तुम में कुछ भी स्पेशल नहीं है। जैसल झटके से उस लड़की को छोड़ता है तो वे दो कदम पीछे हो जाती है और घूरते हुए जैसल को देखने लगती है। एक लड़की से कैसे बिहेव करते हैं, इसकी तमीज नहीं है क्या तुम में। जैसल अपनी सिगरेट सुलगाते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, तुम जैसी लड़कियों से कैसे बिहेव करते हैं इसका आइडिया तो सच में मुझे नहीं है। वो लड़की दांत पीसते हुए, व्हाट डू यू मीन। जैसल उसके करीब आकर उसके चेहरे पर एक फूंक मारते हुए कहता है, गो टू हेल। ना कि जैसल वहां से आगे बढ़ गया। वह उस क्लब से बाहर निकल ही रहा था कि उसका फोन बजता है। वह अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख गुस्से में उसकी सांसें तेज हो गई। चेहरा भयानक तरीके से कांपने लगा। सुर्ख लाल आंखों में नमी आ गई। वह अपने कांपते हाथों से कॉल कट करता है और वापस अपनी पॉकेट में डालते हुए वहां से निकल जाता है। आहना इस वक्त सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर एक ठहराव था, जैसे कई दिनों के बाद उसे गहरी नींद आई। आखिर ये नींद बिना दर्द की थी। कल जैसल ने उसके साथ कोई हैवानियत नहीं की थी और न ही उसे फिजिकली हर्ट किया था। आहना सोते हुए काफी ज्यादा मासूम लग रही थी। तो वहीं कुछ दूर सोफे पर बैठे जैसल के चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे। वो एकटक सोती हुई आहना को निहार रहा था और सिगरेट तो हमेशा की तरह थी ही उसके हाथ में, जिसके कस भरते हुए उसकी नजरें एक पल के लिए भी आहना के मासूम चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। ना जाने कब से जैसल ऐसे ही आहना को देखते हुए सिगरेट पी रहा था। कितनी ही सिगरेट सुलगा सुलगा कर खत्म कर चुका था। उसकी नजरें जमी हुई थी आहना के चेहरे पर, जो शायद उसका दिमाग किसी सोच में उलझा हुआ था। अगले ही पल उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वे खुद से ही कहता है, समझ गया जान, बहुत अच्छे से समझ गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बात मान लेने का नाटक करोगी और मैं तुम्हारी चाल समझ नहीं पाऊंगा। अच्छे से जानता हूँ कि तुम जैसी लड़की इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने जज्बातों में उलझाकर बेवकूफ़ बना लोगी और मौका मिलते ही मेरी कैद से बाहर निकल जाओगी। पर जैसलमेर खुद को बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं है।
मैं जानता हूँ तुम कल से अचानक क्यों बदल गई हो, क्यों सब कुछ आसानी से मान रही हो। तुम खेल खेलने की कोशिश कर रही हो जान, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। महंगा पड़ेगा तुम्हें, बहुत महंगा पड़ेगा जान। ये सब सोचते हुए जेसल के चेहरे पर कुछ खतरनाक भाव थे। वे अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को एक एस्ट्रे में बुझाता है और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। इस दौरान उसकी नसीली आंखें एक पल के लिए भी आहना से नहीं हट रही थी। वे आहना को निहारते हुए अपने शर्ट के बटन खोल रहा था और इन सब बातों से अनजान आहना शांति से सो रही थी। जैसल ने अपनी शर्ट को अपने बदन से अलग किया और पेट का बेल्ट निकालकर उसे दूर फेंका। अपने कदमों को आगे बढ़ा, वे आहना के करीब आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर रखी उसकी जुल्फों को किनारे हटाते हुए मुस्कुराकर बोला, तुमने सच में मुझे अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया है ना जान, तो फिर चलो एक टेस्ट करना तो बनता ही है। जैसल आहना के पैरों की तरफ देखता है, फिर उसके ऊपर झुकते हुए अपनी हथेली को उसके पैरों पे रख धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकने लगता है। उसकी कमर, पेट और सीने को अपने लोहे जैसे हाथों से छूता है। आहना गहरी नींद में थी, फिर भी उस अपने शरीर पर जैसल के हाथ शायद महसूस हो रहे थे। वे थोड़ा कसमसाने लगी थी। ये देख जैसल आहना के गालों को अपनी उंगली से रब करता है और फिर अचानक ही उसके मुलायम होठों पर अपने कठोर होठ रख देता है और उसे इंटेंसिटी से चूमने लगता है। इसी के साथ आहना की नींद खुल चुकी थी, लेकिन नींद खुलते ही खुद को जैसल की कैद में देख के छटपटाने लगी थी। वह जैसल के सीने में अपनी हथेलियां रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसल आहना के होठों को जुनून के साथ चूम रहा था। थोड़ी देर बाद जैसल आहना के होठों को छोड़ता है तो आहना जल्दी से उठकर बैठ जाती है और जोर जोर से हाँफने लगती है। उसका सीना उफान लेने लगा था। कुछ पल में आहना खुद को काबू करती है और अपने नजदीक बैठे जैसल को हैरानी से निहारने लगती है। जैसल आहना की गर्दन में अपनी हथेली डाल उसे अपने चेहरे के नजदीक कर लेता है और नशीली आंखों से देखते हुए कहता है, तुम कह रही थी ना कि तुम मेरी गुलाम बनने के लिए रेडी हो। तुम मेरी जरूरत पूरी करोगी, तुम हमेशा मेरी कैद में रहोगी, मेरी हर बात मानोगी। फिर अब क्या हुआ? ऐसे दूर क्यों कर रही थी मुझे खुद से? आहना की आंखों में कुछ नमी थी जिसे वे अपनी आंखों के अंदर ही सुखा लेती है और मासूमियत से कहती है, और कोई रास्ता है क्या मेरे पास खुद को बचाने का? यही रास्ता छोड़ा है तुमने कि मैं तुम्हें अपनी किस्मत मान लूं। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस तुम मुझे हर्ट मत करो, मुझे टॉर्चर मत करो, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। आहना की आंखों से आंसू बह निकले थे। जिन्हें देख येसल सरकास्टिक स्माइल लेकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है इन आंसुओं से मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? खेल खेलने की कोशिश मत करो जान, तुम जैसल मुकुट को बदलने का ख्वाब देख रही हो। आहना अपनी आंखों में असमंजस के भाव लिए कहती है, तो तुम ही बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम ही तो कहते थे कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी, तुम मुझे खुश रखोगे और मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे। याद है ना तुम्हें? आहना की बात पर जैसल के चेहरे के भाव कुछ अलग से हो गए। वे खामोश रहा। पहली बार उसके पास कहने की कि ये शब्द कम पड़ रहे थे। आहना अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तो फिर अब जब मैंने तुम्हारी बात मान ली है तो तुम मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं कोई खेल खेल रही हूँ? जैसल आहना का जबड़ा पकड़ गुस्से में कहता है, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू जान। आई नो कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तुम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो, इतना तो जानता हूँ मैं अपनी जान को। आहना कुछ पल जैसल को निहारती है, फिर कहती है, तुमने मुझे किसी लायक छोड़ा ही कहाँ है? जो बस यही है अब मेरी जिंदगी में। इस बात को अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं। जैसल बिस्तर से नीचे उतरता है और साइड टेबल पर रखी सिगरेट को अपने होंठों तले दबा के सुलगाते हुए कहता है, ठीक है जान, देन प्रूव इट। आहना हैरान नजरों से जैसल की तरफ देखती रहती है तो जैसल उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ जान, ऐसे क्या देख रही हो? लगता है तुम समझी नहीं मैंने क्या कहा। जैसल आहना के नजदीक आकर उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए बोला, अगर सच में तुमने मेरी बात मान ली है, मेरे सामने हार मान ली है, तो इस बात को प्रूफ करो, तभी मुझे यकीन होगा कि तुम कोई चाल चलने की कोशिश नहीं कर रही हो। आहना मासूमियत से जैसल की आंखों में देखती है। जैसल भी अपनी नशीली आंखों से आहना को एकटक निहार रहा था, लेकिन कैसे प्रूव करूं? जैसल अपनी सिगरेट को नीचे फेंक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम कैसे प्रूव करोगी या अनजान बनने का नाटक कर रही हो? आहना असमंजस के भाव लिए जैसल को देखती है तो जैसल कुछ कदम पीछे हो जाता है।
और एकटक आहना को देखने लगता है। आहना भी एकटक जैसल को निहार रही थी, शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर जैसल चाहता क्या है। जैसल अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाल अपने होठों पे गोल गोल घुमाता है। इस दौरान उसके चेहरे पर बहुत ही कामुक भाव थे, जिन्हें देख आहना समझ चुकी थी कि जैसल क्या करवाना चाह रहा है। आहना अपनी जगह से उठती है और अपने कदम बढ़ा जैसल के करीब आ जाती है। वह कुछ पल जैसल के चेहरे को देखती है, फिर अपनी नर्म हथेली को जैसल की हार्ड चेस्ट पे रख देती है। आहना का हाथ अपने सीने पे महसूस करते ही जैसल की आंखें सुकून से बंद हो गई। तुम जो कहते थे वह मैं मान रही हूँ। खुद को भुलाकर बस इतना याद रखूंगी कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। अपनी पहचान को खोकर बस इतना याद रखूंगी कि मैं तुम्हारी जरूरत हूँ, तुम्हारी तलब हूँ, तुम्हारा ऑब्सेशन हूँ। बदले में मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। उस दिन जब पहली बार तुम मुझे इस घर में जबरदस्ती लेकर आए थे, तब से आज तक तुमने मुझे जितने दर्द दिए हैं वे दोबारा कभी नहीं दोगे। तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल जब चाहे कर सकते हो, क्योंकि यह शरीर तो तुम्हारे लिए बस एक सिगरेट की तरह मायने रखता है। लेकिन तलब पूरी होने के बाद इसे पैरों तले मत मसलना, तुम जैसे तुम अपनी सिगरेट के साथ करते हो। आहना की आंख से मोती की तरह आंसू झड़ रहे थे, जिन्हें देखते हुए जैसन कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर अचानक ही उसके आंसू को अपने हथेली से साफ करते हुए कड़क लहजे में बोला, ओके, मैं तुम्हें फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें खुद ये बात साबित करनी होगी कि तुम सच में मुझे कबूल कर चुकी हो। तुम सच में हार मान रही हो। इस बात पर मैं तब तक यकीन नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम इसे साबित नहीं कर देती। जैसल की बात सुन आहना एक पल उसकी आंखों में देखती है, फिर धैर्य से अपने मुलायम होंठ जैसल के तपते हुए सीने पर रख देती है। जैसल की आंखें न चाहते हुए भी बंद हो गई, उसकी सांसें तेज होने लगी। आहना अपनी हथेली से उसके सीने को सहला रही थी और अपने लबों से जैसल की तपती नेक में और ज्यादा आग लगा रही थी। जैसल को कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे एक सुकून, एक नया एहसास। वो जोश में आने लगा था और इसी जोश में वह आहना के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है। आह! आहना की करा सुनते ही जैसल ने तुरंत उसके बालों को आजाद किया। ज्यादा दर्द हुआ। जैसल आहना के मासूम चेहरे को देखते हुए कहता है। आहना नामे अपना सिर हिला देती है। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। फिर आहना अपने पंजों को थोड़ा और ऊपर उठा जैसल के लिप्स तक पहुंचती है। वो जैसल की लिप्स के कोर पर अपने कोमल होंठ रखती है। जैसल की तीखी दाढ़ी आहना के होठों पर चुभ रही थी, लेकिन आहना पीछे नहीं हटी। वो धीरे से अपने मुलायम होठों को जैसल के होठों के ऊपर रख देती है और इस एहसास को महसूस करते ही जैसल का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी नसें तन गई, गर्दन और माथे पर नीली लकीरें उभरने लगी। आहना की पतली कमर पर उसकी पकड़ एकदम से कस गई। जैसल के निचले होठ को अपने कोमल होठों के बीच कैद किए आहना धीमे धीमे शक करने लगी थी। जैसल खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने अंदर के जुनून को काबू कर रखा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो वह आहना पर हावी हो जाएगा और उसे हट करेगा। उसकी मजबूत पकड़ आहना की नाजुक कमर पर कसे हुई थी और आहना लगातार जैसल के होठों को सक कर रही थी। उसने जैसल के होठों को आजाद किया ही था कि जैसल उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसके होठों को चूमने लगता है। आहना की तेज पकड़ जैसल के कंधों पर थी और उसके नाखून भी जैसल को अपने कंधे पर चुभ रहे थे, क्योंकि जैसल के ऊपर बॉडी में इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था। जैसल आहना को नाजुक गुड़िया की तरह बाहों में उठाता है और उसे बिस्तर पे लिटा देता है। वह आहना के ऊपर आता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह आहना के बगल में लेट जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इट्स योर टर्न जान, आफ्टर ऑल तुम्हें खुद को प्रूफ जो करना है। जैसल की बात सुन आहना उसके सीने के ऊपर झुकती है और उसके गालों से होते हुए धीरे धीरे उसके हर अंग को चूमने लगती है। जैसल के लबों को चूमते हुए आहना उसकी गर्दन और सीने को अपने मुलायम लबों से चूम रही थी। जैसल तो पूरी तरह इस आग में जलने लगा था। कुछ नए एहसासों से उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि आहना खुद से कभी ये सब करेगी। वह जानता था कि चाहे वे आहना को कितना भी टॉर्चर करे, आहना अपनी मर्जी से खुद को उसके हवाले नहीं करेगी। लेकिन ये पल जिनकी जैसल ने
कल्पना भी नहीं की थी वे आज सच में गुजर रहे थे। जैसल की सांसें तेज थी, आंखों में नशा और बदन में एक आग जो उसे पूरी तरह उसे जलाती जा रही थी। आहाना अब जैसल की लोअर बॉडी को अपने होठों से छू रही थी तो जैसल का कंट्रोल पूरी तरह से उसके आपे से बाहर चला गया। वो एक झटके में आहाना को नीचे पटकता है और खुद उसके ऊपर आते हुए जल्दी से उसके कपड़े हटाता है। जैसल ने खुद को आहाना के बदन में जोड़ना चाहा, तभी आहाना ने उसके कंधों को पकड़ उसे रोक लिया और मासूमियत से बोली, प्लीज डू इट जेंटली। जैसल इस वक्त खुद को रोक नहीं सकता था। वो आहाना के हाथ को अपने कंधे से हटा उसके माथे को चूमता है और कहता है, जैसल मुकुंद इससे ज्यादा जेंटल नहीं हो सकता। जैसल कुछ पल शांत होकर आहाना के लबों से खेलता रहा, उसकी जीभ से अपनी जीभ को उलझाता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपने मुंह स्टार्ट किया। वे लगातार आहाना के चेहरे को निहार रहा था। आहाना ने अपनी गोहरी बाहों को जैसल की पीठ पर लपेट रखा था। जैसल उसके कान पे हल्का किस करता है और मधुर आवाज में कहता है, दर्द तो नहीं हो रहा ना। आहाना ना में अपना सिर हिला देती है तो जैसल उसके गालों को चूमता है और कहता है, आर यू इंजॉइंग। आहाना कोई जवाब नहीं देती। जैसल मधुर आवाज में कहता है, आहाना मासूमियत से ना में अपना सिर हिला देती है तो जैसल उसके गले को अपनी जीभ से लिक करते हुए कहता है, डोंट वरी, दर्द नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। दोनों एक गहरे समुद्र में डूबते जा रहे थे। ये समुद्र इश्क का था या जरूरत का, ये तो जैसल ही जाने। लेकिन आहाना के लिए तो शायद मजबूरी का ही था। जैसल की प्यास तो अभी अधूरी ही थी। इतनी जल्दी उसका लोहे जैसा जिस्म थक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उसने आहाना को आजाद कर दिया, क्योंकि वह पहले की तरह आहाना को तड़पाना नहीं चाहता था। वह जानता था कि अगर उसने कुछ और देर वे सब कुछ किया तो आहाना हर्ट होगी, उसे दर्द होगा। इसलिए वो आहाना को छोड़कर उसके बगल में ही लेट गया। आहाना की सांसें भी ठीक तरह से लौटी नहीं थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और उसका गला भी सूख रहा था। जैसल उसे अपने करीब खींच लेता है और अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, प्यास लगी है। आहाना मासूमियत से कहती है, नींद आ रही है। जैसल उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, गुड नाइट। आहाना भी धीमी आवाज में, गुड नाइट। जैसल छत की सीलिंग को एकटक देखते हुए आहाना का सिर सहला रहा था। आहाना तो गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन जैसल का दिल दिमाग एक उधेड़-बुन में उलझा हुआ था। आज जिस तरह से अचानक आहाना ने उसकी बात मान ली, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन आहाना ने खुद को साबित भी कर दिया था और अब जैसल के पास उस पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी। वो सिर झुकाकर अपनी बाहों में सुकून से सो रही आहाना को देखता है, फिर हल्का मुस्कुरा कर कहता है, जैसल मुकुंद के सामने बड़े बड़ों ने अपनी जीत छोड़ दी है जान। तुम्हें भी एक दिन टूटना ही था, पर वह दिन इतनी जल्दी आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। तभी जैसल का मोबाइल बजता है जो कि साइड टेबल पर रखा हुआ था। जैसल जल्दी से मोबाइल को साइलेंट करता है ताकि आहाना की नींद न खुले। लेकिन मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख जैसल का चेहरा गुस्से में कांपने लगा। उसके दांत कसकर जुड़ चुके थे, आंखों में एक अजीब सी लाली छा गई थी जिनमें कुछ नमी भी थी। वह तुरंत कॉल कट कर देता है, फिर धीरे से आहाना का सिर तकिए पे रखते हुए बिस्तर से उठता है और सिगरेट को सुलगा उसके कस भरने लगता है। इधर से उधर चहलकदमी करते हुए उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सुबह का वक्त। आहाना सो रही थी कि अचानक जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। उस आवाज से आहाना हड़बड़ाकर उठी और बिस्तर पर बैठ गई। वे घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। तभी एक बार फिर कुछ टूटने की आवाज आई और आहाना को एहसास हुआ कि यह आवाज वॉशरूम से आई है। हालांकि उसे यह भी पता चल चुका था कि वॉशरूम में जैसल के अलावा कोई और नहीं हो सकता, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वॉशरूम में जाकर देखे। वह चुपचाप जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठा उन्हें पहनने लगी तो वहीं वॉशरूम के अंदर जैसल टूटे हुए आईने के सामने खड़ा था। वह बड़ा सा आईना टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया था और हर टुकड़े में जैसल का खतरनाक एक्स दिखाई दे रहा था। इस वक्त कांच के जितने टुकड़े थे जैसल के उतने ही चेहरे नजर आ रहे थे। उसके हाथ की मुठ्ठियां कसी हुई थी जिसमें से खून की बूंद टपकते हुए जमीन पे गिर रही थी।
उसकी कमर में सिर्फ टॉवल थी और उसका ब्रॉड सीना पूरी तरह से लाल हो चुका था। एयर पे कैप्स के ऊपर ठहरी पानी की बूंदें धीरे धीरे करके उसके बदन की तपिश में सूखती जा रही थी। आंखों में एक अजीब सा गुस्सा, माथे और गले में उभरी नीली नसें उसके गुस्से को बखूबी दर्शा रही थी। उसकी नजरें इस वक्त उस मोबाइल पर थी जो लगातार बज रहा था और उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर जैसल गुस्से में कांप रहा था। हेल्प नाम से सेव उस नंबर को बार बार कॉल आता और फुल रिंग के साथ खुद ब खुद कट हो जाता, लेकिन जैसल उस कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। बस एक टक उस नाम को घूरे जा रहा था। जैसल घंटों तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा और फोन बजकर आखिरकार अब शांत हो चुका था। आहना घबराई हुई सी कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन जैसल पिछले 1 घंटे से बाहर नहीं निकला था और आहना में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं थी कि वे जैसल को आवाज दे या पता करे कि यह आखिर कर क्या रहा है। अचानक वॉशरूम का गेट खुलता है तो आहना के कदम एक जगह पर ठहर जाते हैं। वे सहमी हुई निगाहों से जैसल की ओर देखती है, लेकिन जैसल के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वे अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बाहर निकला और चुपचाप मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। आहना की नजर जैसल के हाथ पर गिर गई जिस पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी और उस पट्टी के ऊपर से भी हल्का खून रिस रहा था। आहना ने उसे इग्नोर किया और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी अचानक जैसल की आवाज उसके कानों में पड़ती है, मैंने वॉशरूम में तुम्हारे लिए एक ड्रेस निकाल कर रखी है, उसे पहन कर रेडी हो जाना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनते ही आहना की आंखें आश्चर्य से भर गई। वह मासूमियत से बोली, लेकिन मुझे रेडी क्यों होना है? क्या मैं कहीं जा रही हूँ? आहना की बात सुन जैसल सिर टेढ़ा करके हुए उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, तुम नहीं, हम जा रहे हैं जान। आहना को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। जैसल उसके नजदीक आता है और उसे सिड़क निगाहों से देखते हुए कहता है, ज्यादा क्वेश्चन करने की परमिशन तुम्हें नहीं है जान। तुम्हारा काम है बिना कोई सवाल किए बस मेरी बात मानते जाना। आहना कुछ नहीं कहती, बस अपनी नजरें झुका लेती है। जैसे उसके गुलाबी होठों पर अपनी उंगली रख उन सब करते हुए कहता है, लास्ट नाइट वॉज डैम ब्यूटीफुल जान। आखिरकार तुमने खुद को प्रूव कर ही दिया कि तुम मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो। तुमने पूरी तरह से मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आई लाइक इट। आहना अभी भी खामोश थी। तो जैसल उसकी चिन को ऊपर उठाता है और उसके गुलाबी होठों को मदहोश निगाहों से देखने लगता है। आहना भी एक पल के लिए जैसल की नजरों में देखती है तो अगले ही पल जैसल आहना के कोमल लबों को अपने डार्क एंड हार्ड लिप्स के बीच कैद कर लेता है। वो कुछ पल आहना के लबों को चूमता है, फिर उसे आजाद करते हुए कहता है, कहा था ना मैंने, मुझे हर पल तुम्हारी तलब लगती है। जाने क्या है तुम्हारे इस नशीले बदन में जो मेरे अंदर की लस्ट कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। आहना को शांत देख जैसल हल्का मुस्कुराता है और फिर कहता है, डरो मत जान, इतना कंट्रोल है अभी मुझे खुद पर। जाओ रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कह जैसल कमरे से बाहर निकल जाता है और आहना एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, अब क्या करने वाला है ये मेरे साथ? कहाँ लेकर जा रहा है मुझे और क्यों? आहना के चेहरे पर डर, घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तो वहीं कमरे से बाहर निकल अपने लंबे कदमों को बढ़ाते हुए जैसल अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज पढ़ रहा था। इतने फ़ोन लगाए हमने आपको, लेकिन आपने एक बार भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए ये मैसेज भेज रहे हैं। उम्मीद है पूरा पढ़ेंगे। मरने वाले हैं हम, मौत दरवाजे पर खड़ी है। इससे पहले कि मौत की दहलीज पार करे, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। बस इतना चाहते हैं कि ये जो आखिरी वक्त बचा है हमारे पास, उसमें से कुछ पल आपके साथ बिता ले। आप आएंगे ना जैसल? जैसल के कदम अचानक ही ठहर गए। लाल आंखों में नमी झलकने लगी। गुस्से में उसके दिमाग की नसें तन गई। वह अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हुए डिलीट का बटन दबाता है और उस मैसेज को डिलीट कर देता है। जैसलमेर पत्थर है और पत्थर के अंदर कोई इमोशन नहीं होते। कोई मरे या जिए, आई डोंट केयर। दूसरी तरफ ध्रुव और चारू एक कॉफी टेबल पर बैठे हुए थे। ध्रुव चारू के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, चारू मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता, प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो। आहना जहाँ भी होगी ठीक होगी और पुलिस ने कहा है कि वे उसे ढूंढ रहे हैं। चारू दांत पीसते हुए कहती है, तुम जानते नहीं हो उस जैसलमेर को। आहना ने जितना मुझे बताया था वे इंसान कोई मानसिक विकृति का मरीज लगता है, सन की है और सबसे बड़ी बात काफी पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि पुलिस भी उसका कुछ बिगाड़ पाएगी। ध्रुव बेचारा फेस बनाए बहुत खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। अचानक चारू ध्रुव के हाथ को अपनी हथेली में कसकर भर लेती है और चिंता के भाव लिए कहती है, तुम कुछ करो ना ध्रुव,
चारू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हारा साथ दे ही रहा हूँ जितना हो सकता है। चारू मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारी भी तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। प्लीज किसी से बात करो ना कि हमारी मदद करे। चारू, लेकिन मैं वेटर के आ जाने से ध्रुव ने अपनी बात को रोक दिया था। चारू और ध्रुव दोनों ही अपनी अपनी कॉफी उठाते हैं। ध्रुव अपना कप टेबल पर रखने को होता है कि तभी थोड़ी सी कॉफी उसके पैंट पे छलक जाती है। ध्रुव, ध्यान ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पैंट खराब कर ले, चारू डांटते हुए बोली। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है चारू, तुम कॉफी एंजॉय करो, मैं बस 1 मिनट में आया। इतना बोलकर ध्रुव अपनी चेयर से उठ वॉशरूम के जाने के लिए बढ़ गया। उसके जाते ही कॉफी टेबल पर रखा उसका फोन बजा, जिसे देखते हुए चारू मुंह बनाकर बोली। फोन को भी अभी बजना था। ध्रुव तो चला गया। फोन एक बार बजकर शांत हुआ, लेकिन अगले ही पल दोबारा बजने लगा। तो चारू बेचैनी से उस तरफ देखने लगी जिस तरफ ध्रुव गया हुआ था। उसे लगा शायद ध्रुव अब तक वापस आ ही रहा होगा, लेकिन ध्रुव आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो चारू ना चाहते हुए भी उसका फोन अपने हाथों में ले लेती है। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख चारू की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी और आश्चर्य से और बड़ी हो गई। जेम्स, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। चारू अपने दिमाग पे जोर डालती है। याद आया, आहना ने बताया था कि जैसल मुकुंद की एक खुफिया लाइफ है जिसमें वह जेम्स बनकर रहता है। जैसल मुकुंद बाहर से जितना साफ सुथरा है, लेकिन जेम्स अंदर से उतना ही शैतान और खतरनाक। लेकिन अगर ये वही जेम्स है तो इसका फोन ध्रुव के पास क्यों आ रहा है? यह सब सोचते हुए चारू का दिमाग भारी होने लगा था। वह खुद को रोक नहीं पाती और कॉल रिसीव कर लेती है। हैमर, मीट मी इन 30 मिनट्स। चारू को समझ नहीं आया कि वह इंसान ध्रुव को हैमर कहकर क्यों बुला रहा है। वो कुछ कहने को होती है, तभी अचानक कोई उसके कान से फोन खींच लेता है। चारू जल्दी से मुड़कर देखती है तो ध्रुव ठीक उसके पीछे खड़ा था। ध्रुव के चेहरे पर इस वक्त गुस्से और घबराहट के भाव थे। चारू उठकर खड़ी होती है और ध्रुव की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहती है, आई आई एम सॉरी ध्रुव, आई नो मुझे इस तरह तुम्हारा फ़ोन नहीं छूना चाहिए था, बट मैंने वो। ध्रुव जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहता है, इट्स ओके चारू, नो प्रॉब्लम। चारू ध्रुव के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव देख पा रही थी। वो अपनी भुएं सुकुड़ते हुए कहती है, ये जेम्स कौन है? यह सवाल सुनते ही ध्रुव अपनी बेचैन निगाहें उठाकर चारू की तरफ देखता है, लेकिन अगले ही पल मुस्कुरा कर कहता है, अरे वह तो मेरे लुधियाने वाले चाचा जी हैं। उनका नाम जसमीत मंधाना है, तो मैंने शॉर्ट में उनका नाम जेम्स लिख दिया। चारू गंभीर भाव लिए कहती है, वो तुम्हें हैमर कहकर बुलाते हैं। ध्रुव के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, फिर भी उन्हें छुपाते हुए वो मुस्कुराकर कहता है, कितने सवाल करती हो चारू, क्या तुम्हें मुझ पर कोई डाउट है? यह सुन चारू हड़बड़ाते हुए कहती है, ऑफ कोर्स नॉट ध्रुव, आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। ध्रुव हल्का मुस्कुरा कर कहता है, वेट फॉर मी, मैं बस अभी आया। चारू सहमति से अपना सिर हिला देती है। तो वहां से आगे बढ़ते ही ध्रुव के चेहरे के भाव बिल्कुल सख्त हो गए। वह तुरंत अपने मोबाइल से कॉल बैक करता है। कॉल रिसीव होते ही जैसल की कड़क आवाज उसके कान में पड़ती है, वॉट ऑफ नॉनसेंस इज ऑल दिस हैमर, तुम जानते भी हो कि मैंने तुम्हारे किसकी जगह दी है? चैन, जो जेम्स के लिए वफादारी की सारी हदें पार कर देता था। उसकी बस एक ही गलती थी कि उसके दिल में रहम ने अपनी जगह बना ली थी, और जेम्स की दुनिया मर्सलेस है। कोई दया, कोई रहम, कोई इमोशन नहीं। याद रखना, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। या तो इश्क लड़ा लो या जेम्स के साथ काम कर लो। जैसल कितनी डांट के जवाब में ध्रुव बस सॉरी ही कह पाया। जैसल अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, जल्दी आओ, इट्स अर्जेंट, बस अभी आया। जेम्स को इतना कि ध्रुव कॉल कट कर देता है। जैसल एक कमरे में बैठा था, उसके हाथ में एक साथ 2 सिगरेट थी जिन्हें उसने एक साथ सुलगा रखा था और अपनी गोलियों के बीच फंसा हुआ था। होठों को गोल घुमाकर धुआं छोड़ते हुए जैसल ने उस पूरे कमरे को धुएं से भर दिया था। तभी ध्रुव आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और सिर झुकाते हुए कहता है, आज की गलती के लिए सॉरी जेम्स, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जैसल अपनी तीखी नजरों से ध्रुव को देखता है, फिर तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, तुम अच्छे से जानते हो ना हेमर कि जेम्स की डिक्शनरी में सॉरी जैसा कोई शब्द नहीं। फिलहाल तुम्हें सजा देने का मूड नहीं है, लेकिन माफी भी नहीं दूंगा। देर सवेरे तुम्हें अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ध्रुव कुछ नहीं कहता। जैसल उसे अपने सामने की चेयर पर बैठने का इशारा करता है। ध्रुव चुपचाप बैठ जाता है। जैसल अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाते हुए कहता है, हैमर, कुछ दिन के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। अपने इस साम्राज्य की बागडोर तुम्हें सौंप रहा हूँ। दुश्मन को यह भनक भी ना लगे कि शेर जंगल छोड़कर अपनी गुफा में रहने जा चुका है।
क्योंकि दुश्मनों को ये खबर लग गई तो वे अपनी सारी ताकत लगा देंगे हमें हराने में। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जेम्स, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। जेसल एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, वह रिजरा का आई नीड हिम। जेसल के इतना कहते ही एक हट्टा कट्टा नौजवान जिसकी बॉडी मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और वे देखने में एक्सप्रेशन लेस था, जेसल के सामने खड़ा हो जाता है। यस बॉस, आई एम हियर। जेसल तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, लेट्स गो। जेसल अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ जाता है तो वहीं अपने कमरे में आहना चुपचाप सी आईने के सामने बैठी थी। वे किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। आहना हड़बड़ा कर उठती है और सहमी निगाहों से अपने सामने खड़े जेसल को देखने लगती है। जेसल उसे घबराया हुआ देख हल्का मुस्कुरा कर कहता है, क्या अभी भी मुझसे डर लगता है तुम्हें? आहना अपने कांपते लबों से कुछ कहने को होती है कि जेसल उसके होठों पर अपनी गर्म उंगली रख देता है और उसके लबों को खामोश कर देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझसे डरते हैं। तुम्हें भी डरना चाहिए जान। आहना कुछ नहीं कहती। जेसल उसे नीचे से ऊपर तक देखता है। ब्लैक कलर के फूल स्लीव अनारकली ड्रेस में आहना बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर साधारण सा मेकअप था क्योंकि जेसल की बात टालकर वह उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। उसने अपने आधे बालों को क्लेचर से बांध बाकी के बालों को खुला छोड़ रखा था। आहना इतनी प्रीटी लग रही थी कि पिछले कुछ मिनटों में जेसल की गहरी नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। जेसल के इस तरह देखने से आहना काफी ज्यादा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी खामोश खड़ी थी। जेसल आहना के गाल पर अपनी हथेली रखते हुए कहता है, चले। आहना अपना थूक अंदर करते हुए बड़ी मुश्किल से कहती है, लेकिन हम जहाँ कहाँ रहे हैं। जेसल आहना को ऐसे ही देखता रहा। कोई जवाब नहीं दिया तो आहना समझ गई कि जेसल को गुस्सा आ रहा है। वे धीमी आवाज में बोली, सॉरी। जेसल अचानक से आहना का छोटा सा चेहरा अपनी हथेलियों के बीच भर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, दुनिया के सामने लेकर जा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम मेरी कैद में ही रहोगी। बहुत से मौके मिलेंगे तुम्हें आज़ाद होने के, लेकिन मेरी बात याद रखना जान, अगर तुमने मुझसे दूर जाने का एक भी एफर्ट किया तो मैं हद से गुजर जाऊंगा। तुम्हारी दोस्त चारू अपनी जान गंवा देगी क्योंकि हैमर हर पल उसके साथ है। मेरा एक इशारा और हैमर उसका काम तमाम कर देगा, तो चाहे कितने ही मौके तुम्हारे सामने का आकर खड़े हो जाए, भागने के बारे में सोचना भी बद। आहना का गोरा बेदाग चेहरा जेसल की सख्त हथेलियों के बीच था। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए थे जिन्हें गालों के नीचे उतरने से पहले ही जेसल अपने लबों से पी लेता है। आहना के होठ पर हल्का सा किस करते हुए जेसल उसके चेहरे को देख कहता है, तुम मेरी बात समझ गई हो ना जान? आहना सिर हिलाते हुए कहती है, जानती हूँ तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर एक छोटी सी गलती पर तुमने चैन को जान से मार दिया था, जो कि तुम्हारे लिए इतना वफादार था, तो फिर तुम किसी को भी मार सकते हो। मैं कोई एफर्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैं हार मान चुकी हूँ, मैं खुद को खो चुकी हूँ। यह सब कहते हुए आहना की आंखों से आंसू लुढ़क गए थे, जिन्हें देखते हुए जेसल डेविल इस्माइल के साथ कहता है, ऐसे मत करो जान, तुम्हारा मेकअप बह जाएगा। डोंट क्राई, लेट्स गो। आहना की मुलायम हथेली को अपने सख्त हथेली के बीच कैद करते हुए जेसल आहना का हाथ थाम वहां से निकल जाता है। आहना अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेसल उसे लेकर कहाँ जा रहा है। तभी जेसल उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद के बेहद करीब कर लेता है और कहता है, कहाँ खोई हुई हो जान? मैं कब से तुम्हें गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा हूँ। आहना देखती है कि कार का दरवाजा खुला हुआ है। वे झिझकते हुए कहती है, सॉरी। वे जेसल की पकड़ से आजाद होते हुए कार में बैठ जाती है। जेसल हल्का मुस्कुराता है, फिर दूसरी तरफ से आकर आहना के बगल में बैठ जाता है। ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बॉडीगार्ड राखा भी बैठा हुआ था। कार वहां से आगे बढ़ जाती है। जेसल की ब्लैक चमचमाती कार तेज स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी। आहना को बाहर का नजारा देखना था क्योंकि काफी दिन बाद वे बाहर निकली थी, वरना तो वे जेसल के उस भूतिया कमरे में ही 24 घंटे कैद रहती थी। लेकिन बाहर की हवा आहना को बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि कार बिल्कुल पैक थी। वे तिरछी नजरों से जेसल को देखती है जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। आहना धीरे से बटन प्रेस करती है और कार का शीशा नीचे उतार देती है। वे एक नज़र फिर से जेसल को निहारती है जो अभी भी फोन पर बात कर रहा था। फिर चुपके से आहना सिर थोड़ा सा बाहर निकालती है। गाड़ी की तेज स्पीड के साथ हवा भी काफी तेजी से गुजर रही थी, जो कि आहना अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसके बाल बिखरते जा रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो उस ठंडी ठंडी तेज हवा में घुलने लगी थी। उसके पतले होठों पर हल्की सी मुस्कान खुद ब खुद तैर गई।
वो कुछ देर ऐसे ही अपना चेहरा बाहर की ओर किए हुए आंखें बंद करके सुकून से बैठी रही। तभी उसकी बाजू में एक सख्त पकड़ महसूस हुई और उसकी आंखें खुल गई। वह जेसल की तरफ घबराई हुई नजरों से देखते हुए बोली, वो मुझे अजीब सा फील हो रहा था, दम घुट रहा था, तो मैंने आहना अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि जेसल उसकी बाजू पकड़ उसे खुद के बेहद नजदीक करते हुए कहता है, मेरे साथ दम घुटता है तुम्हारा जान। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली जेसल ने आहना के कांपते लबों को अपनी उंगली से बंद किया और उसकी तरफ झुकते हुए गाड़ी का शीशा वापस पैक किया। आहना के माथे की सिकन बता रही थी कि उसे इस वक्त कितना डर लग रहा है। जेसल उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है तो आहना की आंखें बड़ी हो जाती है, उसकी सांसें तेज होने लगती है। वह गाड़ी में आगे की तरफ नजर डालती है जहां राका और ड्राइवर बैठे थे। इस बात से आहना असहज होते हुए कसमसाने लगती है। वह जेसल की गोद से उतरने की कोशिश करती है तो जेसल उसको और टाइटली पकड़ लेता है, उसके गाल पर उंगली चलाते हुए कहता है, तलब लग रही है मुझे, मेरा नशा चाहिए। जेसल के चेहरे पर काफी कामुक भाव थे जिससे आहना को उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे। वह सहमी नजरों से जेसल की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ ऐसे गाड़ी में। जेसल आहना के गाल पर अपने होंठ रखते हुए कहता है, तलब तो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त लग सकती है जान, नशा तो मुझे अभी करना है तुम्हारे जिस्म का। आहना को घबराहट हो रही थी, वे काफी असहज महसूस कर रही थी। तभी गाड़ी का पोर्टिशन ऑन हो जाता है। अब अगली सीट और पिछली सीट के बीच एक पर्दा सा लग चुका था। जेसल बिना एक पल गंवाए आहना के लबों को अपने हार्ड लिप्स के बीच लेकर सक करने लगता है। उसके हाथ आहना के सीने को तेजी से मसल रहे थे तो वहीं आहना ने अपनी बाहें जेसल के कंधे पर डाल रखी थी और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर रखा था। जेसल शिद्दत के साथ आहना के लबों को बेतहासा चूम रहा था और आहना की पकड़ उसकी शर्ट पर कसती जा रही थी। अगले ही पल जेसल आहना की कोमल मुलायम गर्दन पर अपने होंठ रख उसे पागलों की तरह चूमने लगता है। अब जेसल का एक हाथ आहना के बॉटम वियर के अंदर जा चुका था, जिसे महसूस करते ही आहना की सांसें तेज हो गई। शर्ट के ऊपर से भी उसके नाखून जेसल को अपने बदन पर महसूस होने लगे। जेसल आहना के लोअर पार्ट को अपनी मुट्ठी में भरकर सहलाता है। आहना सिहर उठती है, उसकी सांसें तेज होने लगी थी, उसका सीना ऊपर से नीचे होते हुए हिलकोरे ले रहा था। अपना नाम में अपना सिर हिला देती है तो जेसल उसके होठों को अपनी जीभ से लिक करते हुए कहता है। आहना घबराते हुए कहती है, नो प्लीज। इस दौरान वो एकटक आहना के चेहरे को देख रहा था। आहना के बालों को कान के पीछे करते हुए जेसल मधोस आवाज में कहता है, कैन यू फील मी। आहना आंखें बंद की हाँ में अपना सिर हिलाती है तो जेसल उसके गाल पे किस करते हुए कहता है, तो फिर आंखें बंद मत रखो, सिर्फ मेरी आंखों में देखती जाओ। आहना अपनी आंखें खोलती है और जेसल की आंखों में देखने लगती है। जेसल भी एकटक आहना की आंखों में देख रहा था और उसके बदन से खुद को जोड़े हुए उसे अप एंड डाउन कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद जेसल आहना को छोड़ता है और उसे अपने बगल में बिठाता है। आहना अपने कपड़ों को सही करते हुए अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। जेसल अपने पेंट की जिप बंद करता है और अपना ब्लेजर सही करने लगता है। तभी आहना की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, आई एम जस्ट फॉर यू राइट। आहना का सवाल सुनते ही जेसल एक पल के लिए खामोश रहा, फिर तिरछा मुस्कुराते हुए आहना के चेहरे की तरफ झुक कर बोला, फाइनली तुम्हें समझ में आ गया जान, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। खिलौनों की किस्मत में यही होती है, उनसे जी भर कर खेलो लेकिन उनसे अपने दिल या जज्बात मत जोड़ो। आहना अपनी आंख में ठहरी नमी को बाहर आने की इजाजत नहीं देती और दर्द भरी मुस्कान ले कहती है,
जिनके पास दिल होता है उन्हें अपने खिलौनों से भी प्यार हो जाता है। जो इमोशंस को समझते हैं वो बेजान चीज़ों से भी दिल लगा लेते हैं। और जब उस इंसान के पास दिल हो ही ना तो फिर ये कहते हुए जैसल अब आहना की आंखों में देख रहा था तो आहना भी एक पल के लिए अपनी नम आंखों से उसे देखती है, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। क्या मैं कुछ पलों के लिए कार का शीशा नीचे कर सकती हूँ? आहना अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए बोली। जैसल आहना की बाजू पकड़ उसे अपने करीब खींचता है और तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, मेरी हवस को बुझाती हो तुम, इतना तो कर सकता हूँ तुम्हारी खातिर। आहना कुछ नहीं बोलती तो जैसल उसके चेहरे के करीब झुकते हुए उसके होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता है और बटन प्रेस करते हुए कार का शीशा नीचे उतार देता है। आहना कार की खिड़की पे अपना सिर टिका लेती है और एकटक बाहर की तरफ देखते हुए उन हवाओं को फील करने लगती है। जैसल अपने मोबाइल पर किसी से बात करने में बिजी हो जाता है। तभी बाहर की तरफ देखते हुए आहना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह बिना सोचे समझे चिल्लाने लगती है, गाड़ी रोको, जस्ट स्टॉप द कार। आहना की आवाज़ सुन ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। आहना कार का गेट खोलने को होती है कि जैसल उसकी कलाई पकड़ लेता है। आहना मुड़कर जैसल की तरफ देखने लगती है। इससे पहले कि वह कुछ कहती जैसल उसे घूरते हुए कहता है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस जान, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ थोड़ा नॉर्मल क्या हुआ, तुम अपनी औकात भूलने लगी हो। जैसल आहना खिड़की से अपना हाथ बाहर करती है, उंगली से इशारा करती है, वो देखो वो दोनों लड़के उस बेचारी लड़की के साथ कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं, प्लीज उस लड़की को बचाओ। आहना की बात सुनकर जैसल बाहर की तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है जहाँ दो लड़के मिलकर एक लड़की को तंग कर रहे थे। कभी वे उसे जबरदस्ती छू रहे थे तो कभी उसके दुपट्टे को खींचने की कोशिश कर रहे थे। वह लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती तो वह दोनों उसका रास्ता रोक लेते। ये देखते ही जैसल तिरछा मुस्कुराता है और आहना की तरफ झुकते हुए कार की खिड़की का कांच वापस पैक कर देता है। आहना बेचैन हो उठती है। वह जैसल की तरफ मासूमियत से देखती है और कहती है, प्लीज उसकी मदद करो ना, वो लड़की मुसीबत में है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसल डेविल स्माइल लिए कहता है, जान, जो काम मैं खुद करता हूँ उस काम के लिए मैं किसी और को कैसे रोक सकता हूँ? मैंने भी तो तुम्हारे साथ यही किया था ना जबरदस्ती, तो मैं उन्हें एंजॉय करने से कैसे रोक सकता हूँ? जैसल की बातों को सुन आहना के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे जानती थी कि वे अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती। वो जैसल के हाथ में अपना हाथ रखते हुए दर्द भरी आवाज में कहती है, प्लीज उसे बचाओ ना जैसल। जैसल कुछ पल के लिए आहना की नम आंखों में देखता है, फिर गुस्से में कहता है, चलो ड्राइवर। कार वहां से आगे बढ़ जाती है। आहना की आंख में भरे आंसू अब चाहकर भी रुक नहीं पा रहे थे। ना जाने क्यों उसे उस लड़की की इतनी चिंता हो रही थी कि वे कार की बैग से बाहर झांकने की नाकामयाब कोशिश करने में जुटी हुई थी। जैसल आहना की बाजू पकड़ जबरदस्ती उसे अपने करीब करता है और उसे अपने तपते हुए सीने में छुपा लेता है। आहना के आंसू से उसकी शर्ट गीली होने लगी थी। उसके आंसू की ठंडक जैसल को अपनी चेस्ट में महसूस हो रही थी। आहना रोते हुए सिसक रही थी और जैसल ने उसकी पीठ पे हाथ रख जबरदस्ती उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। चारों तरफ हरे भरे खेत, लहलहाती हुई फसलें, उड़ते हुए पंछी, खेतों के बीच से गुजरती हुई सड़क जिस पर इस वक्त जैसल की कार दौड़ रही थी। देखो मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। वो लड़की जिसे थोड़ी देर पहले आहना ने मुसीबत में देखा था इस वक्त भी मुसीबत में थी। वो दोनों लड़के अभी भी उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। उनमें से एक लड़का उस लड़की का दुपट्टा खींच के फेंक देता है, उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है, बस बहुत हो गया तेरा नाटक, अब हमें जो चाहिए वे तो हम लेकर ही रहेंगे। वो दोनों लड़के जबरदस्ती उस लड़की को खेतों के बीच लेकर जाते हैं और जमीन में पटक देते हैं। एक लड़का उस लड़की के पैरों को कसकर पकड़ लेता है तो वहीं दूसरा उसके ऊपर झुकते हुए उसके सीने को अपने होठों से छूने की कोशिश करता है कि अचानक उस लड़के की बम पर एक जोर की किक पड़ती है और वे दूर जाकर गिरता है। वो दोनों लड़के आश्चर्य से देखते हैं तो सामने जैसल को देख के सकपका जाते हैं। चमचमाते हुए ब्लैक शूज, ग्रे कलर का 3 पीस सूट, हाथ में लिमिटेड एडिशन ब्रांडेड वॉच, गले में ब्लेड की डिजाइन वाला वो लॉकेट, स्टाइलिश बियर्ड, काली गुस्सेल आंखें, शार्प जो लाइन, शर्ट के खुले हुए 2 बटन के बीच से झांकता उसका सख्त सीना, जैसे फिल्मों का कोई हीरो या किसी के लड़की के सपनों का कोई राजकुमार। लेकिन जब तक कोई उसकी असलियत ना समझ पाए। एक बार कोई जैसल मुकुंद को समझ जाए तो उसे अच्छे से पता चल लग जाएगा कि जैसल मुकुंद इज नॉट ए हीरो, ही इज ए विलन, ए हैंडसम विलन।
वह दोनों लड़के उठकर खड़े होते हैं। उनमें से एक मुंह बनाते हुए कहता है, अरे ओ शहरी, ओ शहरी लोंडे, यह हमारा गांव है, आपका शहर नहीं। यह अपने शहरी दांव पेंच वहीं जाकर खेलिएगा। यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। जैसल अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते हुए कसरत करता है, फिर कहता है, अच्छा जरा मैं भी तो देखूं कि तुम लोगों की नज़र में हुकूमत कहते किसे हैं। दिखाओ मुझे अपनी पावर। वो दोनों लड़के एक दूसरे को देखते हैं, फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, पंगा ले रहे हो शहरी बाबू। जैसल भी हल्का मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी उस लड़की पर जाती है जो एकटक जैसल को निहार रही थी। उसे शायद ही इस वक्त खुद की सुध बुध थी। वो जैसल को ऐसे निहार रही थी जैसे पहली बार ही इतना हैंडसम लड़का देख रही हो। जैसल चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या यहीं लेटे मूवी देखने का प्लान है तुम्हारा? उठो और जाओ यहाँ से। वो लड़की हड़बड़ाकर उठती है और जैसल के करीब आती है। वह जैसल के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू साहब जी, अगर आप नहीं आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। जैसल का चेहरा गुस्से से कांपने लगता है। वह दांत पीसते हुए कहता है, दूर हटो। वो लड़की जैसल से दूर होकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो जैसल उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम अभी की अभी यहाँ से नहीं गई तो सच में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। नाउ जस्ट लीव, जल्दी जाओ। जी साहब जी, इतना के वो लड़की दूर पड़ा अपना दुपट्टा उठाती है और दौड़ते हुए वहां से निकल जाती है। जैसल मुंह बना अपनी ब्लेजर को अपनी हथेली से झाड़ते हुए कहता है, मुझे जितनी इरिटेशन हो रही है ना जान, इन सब की कीमत मैं तुमसे ही वसूल करूंगा। तुम्हारी वजह से मैं। जैसल बोलते बोलते रुक गया और अपने माथे को अपनी उंगलियों से रगड़ने लगा। तभी वे दोनों लड़के हंसते हैं और उनमें से एक कहता है, क्या है शहरी बाबू, अभी से सिर दुखने लगा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। उन लड़कों की बात सुन जैसल पीछे मुड़कर देखता है तो इस वक्त 8-10 आदमी अपने हाथों में मोटे डंडे लिए उसे घेरे हुए थे। वह लोग जैसल को ऐसे देख रहे थे जैसे शिकारी अपने जाल में शिकार को फंसाने के बाद खुश होता है। एक आदमी कहता है, बेचारा शहर से आया है, इसे हमारे नियम कायदे नहीं पता, रे मंगलू जाने देते हैं। वो लड़का जो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था बड़े शान से कहता है, ऐसे कैसे जाने दे, अगर ये माफ़ी मांग लेगा तो जरूर दया कर देंगे इस पर। ओ शहरी लौंडे, चल आगे आ और हाथ जोड़कर माफ़ी मांग, उसके बाद हम तुझे सही सलामत जाने देंगे, वरना यहाँ से अपने पैरों पे चल कर नहीं जा पाएगा तू। ये सुन सारे आदमी एक साथ हंसने लगते हैं। तो वहीं जैसल के होठों पर भी एक हल्की सी लेकिन सरकास्टिक स्माइल आ चुकी थी। वह आगे बढ़ते हुए उस लड़की के पास आता है जिसने अभी उससे माफ़ी मांगने के लिए कहा था। वह लड़का अपने आप में गुरूर महसूस कर रहा था क्योंकि जैसल चुपचाप उसके करीब आ रहा था। तो उस लड़के को यहाँ यह बात कन्फर्म हो गई थी कि जैसल माफ़ी मांगने आ रहा है। जैसल उस लड़के के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और एक मुस्कुराहट लिए उसे देखता है। उस लड़के के भावने बदलने लगे थे, ना जाने क्यों। अजय नज़दीक से जैसल काफ़ी खतरनाक लग रहा था। उसकी वह काली डरावनी आंखें ही काफ़ी थी ऐसे छोटे मोटे गुंडों की पैंट गीली कर देने के लिए। वह लड़का अपना थूक गटकते हुए अपने कदम पीछे खींचने को होता है कि जैसल उसके बाल को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसका सिर सीधा जमीन में गाड़ देता है। उस लड़के की चीख आसपास के पूरे माहौल में गूंज उठती है। जैसल अब पलटकर बाकी के आदमियों की तरफ देखता है तो वे सारे आदमी जो एक पल के लिए सोकड़ हो चुके थे अपने सेंस में आते हुए एक साथ आगे बढ़ते हैं और जैसल पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जैसल को हाथ लगाने की अभी तक किसी में हिम्मत नहीं हो पाई थी। कुछ आदमियों के डंडे जैसल की लोहे जैसी पीठ से टकराकर टूट चुके थे तो कुछ डंडों को जैसल ने उन गुंडों की पिटाई करते हुए टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जैसल अकेला ही उन 10 पर भारी पड़ रहा था। हाथ पैर सिर सब कुछ एक साथ चलाते हुए जैसल उन गुंडों की धुलाई कर रहा था। तभी एक आदमी दमे कदमों से अपने हाथ में चाकू लिए हुए आ जाता है और जैसल की पीठ पर घोंपने वाला होता है कि जैसल अपने हाथ को पीछे घुमाते हुए उस चाकू को अपनी हथेली में पकड़ लेता है। कुछ दूर सड़क पर खड़ी जैसल की कार पर बैठा राका तुरंत गेट खोलता है, लेकिन वो अपने कदम नीचे रखता उससे पहले ही उसके कानों में जैसल की आवाज़ गूंजती है, याद रखना राका, चाहे कुछ भी हो जाए आहना को अकेला छोड़कर गाड़ी से नहीं नीचे उतरोगे। रिमेंबर माई वर्ड्स, चाहे कुछ भी हो जाए। राका वापस गेट बंद कर लेता है। आहना भी खामोश होकर एकटक जैसल को देख रही थी। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था। जैसल की हथेली से खून की धार बहने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे को देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे दर्द महसूस हो रहा था। वो उस चाकू की मुट्ठी को पकड़ते हुए उस गुंडे की गर्दन पर वार करता है तो वह गुंडा जमीन में धराशायी हो जाता है। अब तक लगभग सारे गुंडे लगभग अधमरे होकर जमीन पे पड़े हुए थे और दर्द में कराह रहे थे। जैसल अपना ब्लेजर सही करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है।
राका कार से उतरकर जैसल की तरफ गेट खोलता है। जैसल तेजी के साथ आते हुए कार के अंदर बैठ जाता है। उसकी हथेली को देख राका कहता है, बॉस हॉस्पिटल लेकर चलूं क्या? काफी खून बह रहा है। जैसल राका को घूरते हुए कहता है, जैसल को धो मैं, इतना दर्द रोज ही मेरे हिस्से में आता है। चलो। अब अगले ही पल जैसल आहना की तरफ देखता है, जो सहमी हुई सी उसे मासूम नजरों से निहार रही थी। कभी कभी दर्द में भी एक अलग ही सुकून है। ये कहते हुए जैसल के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी बात सुन आहना अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। जैसल कुछ पल आहना को निहारता है, फिर अपनी जेब से रुमाल निकाल अपनी हथेली पे बांधने लगता है। तभी एक बड़ा सा बोर्ड दिखता है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था गांव रामपुर। उस बोर्ड को क्रॉस करते ही जैसल के चेहरे के भाव बदलने लगे। एक शानदार हवेली जिसके मुख्य दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े हुए। जैसे ही जैसल की कार उस मुख्य दरवाजे के पास आती है, वे पहरेदार दोनों तरफ से दरवाजे का एक एक पल्ला खोलते हैं। कार अंदर आती है और उस हवेली के प्रवेश द्वार के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। मुख्य दरवाजे के पास ही एक काले बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था ठाकुर। राका उतरता है और जैसल की तरफ का दरवाजा खोलता है। जैसल बाहर निकलता है और अपने ब्लेजर की बटन को बंद करते हुए आहना की तरफ जाता है। वह खुद ही कार का दरवाजा खोलता है और आहना की तरफ अपनी हथेली बढ़ाता है। आहना के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसके दिमाग में शायद हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन वे जानती थी कि जैसल ने उसे सवाल करने की इजाजत नहीं दी है। और इस वक्त जैसल का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वह आज कुछ अलग था, जैसा इतने दिनों में आहना ने उसे कभी नहीं देखा था। बिल्कुल खामोश, जैसे किसी तूफान के आने से पहले सब कुछ शांत हो जाता है। आहना चुपचाप उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और बाहर निकलती है। कार से बाहर आते ही आहना की बड़ी बड़ी आंखें और ज्यादा फैल जाती है। वह हवेली काफी बड़ी और सुंदर थी। चारों ओर से हरे भरे पेड़ पौधों ने उसे घेर रखा था। बेशक हवेली पुरानी कारीगरी से बनी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी काफी लग्जरी दिखाई दे रही थी। जैसल आहना का हाथ थामे हुए आगे बढ़ चुका था और आहना अपने कदम बढ़ाते हुए बस चारों तरफ हैरान निगाहों से देख रही थी। जैसल अपने एक हाथ में आहना का हाथ पकड़े हुए दूसरे हाथ से हॉल का दरवाजा तेजी के साथ खोलता है। उस घर में कुछ सन्नाटा सा था। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था। जैसल अभी भी गेट पर खड़ा था, लेकिन उसका कांपता हुआ हाथ और लाल आंखें देख आहना डरते हुए उसके लंबे चौड़े शरीर के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। तभी एक लड़की सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आती है। इस दौरान उसकी नजरें एक दरवाजे पर खड़े जैसल पर टिकी थी और जैसल भी अपनी जलती निगाहों से लगातार उस लड़की को घूर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।